नमस्कार दोस्तों। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि लॉकडाउन की वजह से माइग्रेंट वर्कर्स को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यूजुअली इंडिया में अगर आप देखेंगे तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो हर स्टेट में इक्वल नहीं है। हमें देखने को मिलता है कि महाराष्ट्र जैसे स्टेट्स का इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है कंपेयर टू लेस डेवलप्ड स्टेट्स जैसे कि सेवन सिस्टर्स, छत्तीसगढ़, झारखंड। इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होने का मतलब ये है कि वहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है। जाहिर सी बात है कि भारत में बहुत सारे लोग अपने काम के लिए एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रैवल करते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढने के लिए। तो ऐसे लोगों को हम माइग्रेंट वर्कर्स कहते हैं। तो अब हम ये देखेंगे कि एग्जैक्टली ये समस्या क्या है और ये क्यों पैदा हुई। ये जो माइग्रेंट लेबर्स है वो अपना घर छोड़ के देश के अलग अलग राज्य में काम करते थे। कोरोना वायरस के चलते भारत में 24 मार्च से लॉकडाउन किया गया। लॉकडाउन की वजह से पूरे देश में सारे काम बंद हो गए। ज़्यादातर ये मज़दूर डेली वेजेस पे काम करने वाले होते हैं, मतलब इनका पगार रोज़ दिया जाता है। इस वजह से इनका जैसे ही काम बंद हो गया पैसे मिलने बंद हो गए और इनके पास कोई हमारे जैसा ज़्यादा सेविंग्स वगैरह नहीं होता कि चलो 2-3 महीना आराम से घर में गुजार लेंगे। तो लॉकडाउन जैसे ही हो गया, ऑब्वियसली सीधी सी बात है कि फ्यूचर के बारे में इनकी अनसर्टनिटी जो है वो बढ़ती चली गई। जैसे कि खाना या पैसे के रिलेटेड मदद जो है वो कौन करेगा, कंसिस्टेंटली मदद मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो ये सब कंसर्न जो है जिसकी वजह से मज़दूरों में डर का माहौल पैदा हो गया। शायद लोगों ने सोचा कि चलो एटलीस्ट गाँव तो चले जाएंगे, क्योंकि उधर जाने के बाद कुछ ना कुछ तो इंतज़ाम हो ही जाएगा। जैसे कि रेशन कार्ड कोई कोई लोग का था वो गाँव में था, उसकी वजह से अभी तक वन स्टेट का जो रेशन कार्ड है वो दूसरे स्टेट में एप्लीकेबल नहीं होता, तो उसके वजह से लोगों को खाना नहीं मिलता। तो अगर गाँव चले जाएंगे तो एटलीस्ट खाना तो उपलब्ध हो जाएगा रेशन कार्ड के ऊपर। लॉकडाउन में ट्रांसपोर्टेशन भी बंद कर दिया गया था, इस वजह से ट्रैवलिंग का भी प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। और फिर जैसा कि हमने देखा कि कुछ कुछ लोग अपने घर जाने लगे पैदल ही, तो उनमें उनकी थकान की वजह से या भूखमरी की वजह से या एक्सीडेंट की वजह से रास्ते में ही मौत हो गई। तो फिर इसलिए सरकार के ऊपर आरोप लगने लगे कि उन्होंने इस सिचुएशन को अच्छे से हैंडल नहीं किया। तो आज इस वीडियो में हम इस चीज़ का एनालिसिस करेंगे कि क्या प्रॉब्लम्स हुई थी। तो दोस्तों, सरकार पे सबसे बड़ा आरोप ये है कि लॉकडाउन शुरू करने से पहले तो कोरोना वायरस का कम्युनिटी स्प्रेड शुरू नहीं हुआ था, तो तभी इन मज़दूरों को घर क्यों नहीं भेजा गया। तो इस बात को हम देखेंगे कि 2011 के सेंसस के आंकड़ों के अनुसार पूरे देश में लगभग 4.5 करोड़ माइग्रेंट वर्कर्स हैं। ये 4.5 करोड़ लोग पूरे देश में फैले हुए हैं। जब 24 मार्च को लॉकडाउन लगाया गया तब भारत में कोरोना वायरस पॉजिटिव पेशेंट्स थे 500। अब हम ये देखेंगे कि लॉकडाउन से पहले वर्कर्स को अपने घर भेजने में क्या दिक्कतें आ सकती थी। मार्च के महीने में अगर आप देखोगे तो भारत में कोरोना वायरस टेस्टिंग रेट था 1000 टेस्ट पर डे और उस वक्त देश में सिर्फ 500 पेशेंट थे। तो जाहिर सी बात है कि गवर्नमेंट की प्रायोरिटी ये 500 लोग थे, क्योंकि ये सारे लोगों की हिस्ट्री निकाल के ये पिछले 15 दिनों में किसको किसको मिले हैं उनके कॉन्टैक्ट निकल के सारों को क्वारंटाइन करना ये सबसे पहली प्रायोरिटी थी और ये काम स्टेट की पुलिस कर रही थी। अगर माइग्रेंट्स को पहले घर भेजने की बात आती तो 4 करोड़ लोगों के टेस्टिंग करवाना पड़ता, सेंडिंग स्टेट से और रिसीविंग स्टेट से, दोनों साइड से। ये पॉसिबल नहीं था क्योंकि देश में टेस्टिंग कैपेबिलिटी जो थी वो कम थी। आज भारत में टेस्टिंग रेट है 1 लाख टेस्ट पर डे, इसलिए ये मई महीने में अब तक 75 लाख लोगों को घर भेज दिया गया है। तो अगला आरोप सरकार पर यह है कि अभी जो माइग्रेंट्स है जिनको घर भेजा जा रहा है उनकी टेस्टिंग तो नहीं हो रही, सिर्फ टेम्परेचर चेक हो रहा है। तो पहले क्यों नहीं उन्हें घर भेजा गया। तो ये बात बिल्कुल सही है, बट ये जानना ज़रूरी है कि भले ही जिधर से मज़दूर जा रहे हो उधर सिर्फ टेम्परेचर चेक हो रहा है, लेकिन ये मज़दूर जहाँ पर आ रहे हैं वहाँ उन्हें क्वारंटाइन में रखा जा रहा है। जो लोग डाउटफुल दिख रहे हैं उनकी टेस्टिंग की जा रही है। तो इतने मास क्वारंटाइन की फैसिलिटीज़ और इतने ज़्यादा लोगों की टेस्टिंग के लिए सारे जो रिसोर्सेज चाहिए वो पहले से रेडी नहीं थे। तो इस पे और एक सवाल उठता है कि ये सब पहले क्यों नहीं किया गया। बट एक बात पर हमें यहाँ पर गौर करने की ज़रूरत है कि अगर सरकार सारे माइग्रेंट्स को जाने देती तो उसमें सिर्फ ये 4 करोड़ माइग्रेंट्स नहीं होते, बल्कि वो लोग भी होते जो बड़े बड़े ऑफिसेस में काम करते हैं और अपने राज्य छोड़कर दूसरे राज्य में काम करते हैं। तो वो भी अपने घर आने के लिए निकल जाते और कम्युनिटी स्प्रेड बढ़ने का खतरा होता। एट द एंड हम ये कह सकते हैं कि डिसीजन लेना मुश्किल है, लेकिन लेट्स से कि अगर सरकार तब माइग्रेशन अलाउ करती और अगर स्प्रेड बढ़ जाता तो हम सरकार को ही क्रिटिसाइज़ करते कि इतना केयरलेस स्टेप आपने कैसे लिया। हमें पहली बार ये सब चीज़ें पता चल रही है, शायद तभी माइग्रेंट्स को छोड़ देते तो अच्छा होता, ये हमें आज पता चल रहा है। तब ये डिसीजन लेना कॉम्प्लिकेटेड था, बट एक बात तो पक्की है कि जो भी प्लान था उसका प्लानिंग बहुत पहले से युद्ध स्तर पर अगर किया जाता तो ये बेटर इम्प्लीमेंट हो सकता था।
तो दोस्तों अगला आरोप स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर भी है कि ये उनका बहुत बड़ा फेलियर है। हम सब जानते हैं कि लॉकडाउन में स्टेट गवर्नमेंट ने बिल्कुल स्ट्रिक्टनेस नहीं दिखाई, और कोई भी ये बात बता देगा कि इतने लीनियंट सिस्टम में कोरोना एक लॉकडाउन में ख़त्म नहीं होने वाला है। ख़त्म तो छोड़ो, कम भी नहीं होने वाला है, ये सबको पता था। तो अगर लॉ एंड ऑर्डर स्ट्रिक्ट नहीं रखना था तो इन माइग्रेंट्स को पहले ही घर भेज देना चाहिए था। पर हम लोग देख रहे थे कि इवन लॉकडाउन 1 के बाद भी ट्रैवलिंग अरेंजमेंट्स के ऊपर कोई चर्चा नहीं हुई। जब ये मुद्दे की गंभीरता मीडिया ने दिखाई और मीडिया ने अपने चैनल्स पे कंटिन्यू दिखाना चालू किया, तब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने मिलकर इमरजेंसी बेसिस पे इसे चालू कर दिया। अगर हम देखें तो ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट में भी सिर्फ 2 डिपार्टमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, वो है रेलवेज और एयर ट्रैवल। एयर ट्रैवल की परमिशन तो वैसे भी नहीं मिलनी थी। जब केंद्र सरकार ने माइग्रेंट्स को ट्रैवल की परमिशन दी, तभी सभी स्टेट गवर्नमेंट ने केंद्र सरकार के साथ रेलवे की डिमांड की। अब रेलवे की डिमांड की, लेकिन केंद्र सरकार ने ये भी कहा था कि आप बसेस से माइग्रेंट्स को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में लेके जा सकते हैं अगर दूसरे स्टेट ने आपको परमिशन दी तो। लेकिन बसेस का जो स्टेट ट्रांसपोर्ट का जो डिपार्टमेंट है, वो स्टेट गवर्नमेंट के पास होने के बावजूद ये डिसीजन नहीं लिया गया। अगर लिया जाता तो रेलवे पे इतना प्रेशर नहीं आता और आधे लोग ट्रेन से घर जाते, आधे लोग बसेस से घर जाते और मज़दूरों को चल के जाना नहीं पड़ता। तो ये स्टेट गवर्नमेंट कर सकता था कि रेलवे के साथ बसेस भी शुरू कर सकता था। डॉक्टर्स के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने रूल निकाला है कि जो सभी डॉक्टर्स है वो ड्यूटी पे आना ज़रूरी है। महाराष्ट्र स्टेट में गवर्नमेंट टीचर्स को कोरोना वायरस के ड्यूटी के लिए बुलाया जा रहा है, और अगर आप नहीं जाते हो तो आपको नोटिस भेजा जा रहा है। लेकिन आपने कभी ये बात को सुना है कि गवर्नमेंट ने बिल्डर्स को कंपलसरी किया हो कि आप अपने मज़दूरों को खाना खिलाएंगे या उनका ख्याल रखेंगे, नहीं तो आप पर कार्रवाई होगी? ऐसा नहीं हुआ। तमिलनाडु में स्टेट गवर्नमेंट ने बिल्डर्स को डायरेक्टिव भेजे गए कि आप अपने वर्कर्स का ख्याल रखोगे और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे, बट ये देखा नहीं गया कि सच में ये फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बट इसमें एक बाजू ऐसी भी है जो हम आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए बताना चाहते हैं। निरंजन हीरानंदानी, जो कि एक बहुत बड़े बिल्डर है, उन्होंने कहा कि ऑल इंडस्ट्री बॉडीज़ ने अपने अपने मज़दूरों को इस महामारी के बारे में जानकारी दी है और उनका पूरा ख्याल रखने का वादा भी किया है। लेकिन बहुत सारे मज़दूर ऐसे भी हैं जो मदद मिलने के बावजूद भी कुछ भी करके अपने गांव वापस जाना चाहते हैं। तो दोस्तों ये भी आरोप लगता है कि ये लोकल लेवल गवर्नमेंट का बहुत बड़ा फेलियर है। भारत जैसे बड़ी लोक संख्या वाली देश में हम हायरार्की फॉलो करते हैं, जैसे कि कंट्री लेवल पे प्राइम मिनिस्टर, स्टेट लेवल पे चीफ मिनिस्टर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वार्ड लेवल पे नगर सेवक और उसके नीचे सरपंच। तो भारत में ग्राउंड लेवल गवर्नेंस स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है ताकि इतनी बड़ी भीड़ को संभालना आसान हो। इसीलिए कम से कम इस मामले को वार्ड स्तर पर संभाले जाना चाहिए था, लेकिन हमने ऐसा नहीं देखा। देखा जाए तो एक सिटी का वार्ड उनके मज़दूरों का खाने पीने का ख्याल इजीली रख सकता था। कुछ कुछ वार्ड में हमें देखने को मिला कि नगर सेवक उनके मज़दूरों का ख्याल रख रहे हैं, बट अगर ये सभी वार्ड्स में होता तो प्रॉब्लम इतने बड़े स्तर पर देखने नहीं मिलती। अब हम आपके लिए एक सवाल पूछना चाहते हैं। अब जैसा कि ऊपर हमने कहा कि इंडिया में हायरार्कियल सिस्टम फॉलो होता है, इस हायरार्की के एंड में आता है मतदाता, यानी कि हम लोग, हम और आप। तो हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। आप लोगों में से कितने लोगों ने इस बात को समझने की कोशिश की कि आपके वार्ड में ऐसे कितने माइग्रेंट वर्कर्स हैं? अगर है तो क्या लोकल लीडर यानी कि नगर सेवक हो या सरपंच उनके खाने पीने का और रहने का बंदोबस्त कर रहे हैं? हमारे पास इसका डेटा तो नहीं है, बट ये दावे के साथ कहा जा सकता है कि हम में से मेजॉरिटी लोगों ने इसमें कोई कोशिश नहीं की और हम सिर्फ गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करते रह गए कि उन्हें ये करना चाहिए था और वो करना चाहिए था। तो दोस्तों ये सब हुआ करंट सिचुएशन के प्रॉब्लम्स के बारे में। अब चलिए अब नज़र डालते हैं कि सॉल्यूशंस क्या होने चाहिए। अब सरकार ने रिसेंटली बहुत सारी नई योजनाएं मज़दूरों के लिए बनाई है, जिसके बारे में हम बाद में देखेंगे। लेकिन ये सब योजनाएं अच्छी है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए लाभदायक है। इन सब का ये समस्या तुरंत सॉल्व करने में कोई उपयोग नहीं होगा। आज सबसे पहले सरकार ने ये देखना चाहिए जो मज़दूर दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं उनको कैसे फ्री ऑफ कॉस्ट अपने घर भेजा जाए। पहले ट्रेन से जाने वाले मज़दूरों से सरकार टिकट के पैसे ले रही थी, लेकिन जब ये बात सामने आई तो देरी से ही सही, लेकिन डिसाइड हुआ कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर इसका खर्चा उठाएंगी। दूसरी समस्या है कि खाने पीने के बारे में। तो हमारे यहाँ पर मानना है कि एक बार पैसे नहीं दिए तो चलेगा, लेकिन मज़दूरों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट खाने का इंतज़ाम हो जाना चाहिए जब तक कि सिचुएशन नॉर्मल नहीं हो जाती।
अब जैसे कि हमने ऊपर बताया, एक स्टेट का रेशन कार्ड दूसरे स्टेट में नहीं चलता था, इसलिए सरकार टेम्परेरी बेसिस पे कोई कॉमन डॉक्यूमेंट या प्रूफ कंसिडर करे, जैसे कि आधार कार्ड, उसके बेसिस पे खाना मुफ्त दिया जाए। और रिसेंटली सरकार ने अनाउंस किया है कि 4 करोड़ मज़दूरों को रेशन 2-3 महीने तक फ्री में मिलेगा। अब देखना ये है कि सब स्कीम्स कितने इफ़ेक्टिवली लागू किए जाते हैं। तो दोस्तों, हमने यहाँ पर बात की टेम्परेरी सॉल्यूशंस की, बट हमें ये प्रॉब्लम्स अगर सॉल्व करने हैं तो कुछ परमानेंट और लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस भी हमें सोचने होंगे, ताकि भविष्य में अगर ऐसी समस्या आए तो ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो सके। यूजुअली राज्य में जो डेली वेजेस के काम करने वाले जो लोग हैं, हमारे मज़दूर, उनमें से मोस्ट ऑफ द लोगों का डेटा राज्य सरकार के पास नहीं है। तो इसलिए जैसे कोई समस्या आती है तो प्लानिंग करने में दिक्कतें होती है। जब कोई नई योजना लाई जाती है तो ये अनरजिस्टर्ड लोग जो है, उन तक ये योजनाएं नहीं पहुंच पाती। इसलिए हर एक राज्य को अपने मज़दूरों का रिकॉर्ड रखना ज़रूरी है, जिससे प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम्स ईजी हो जाए। माइग्रेंट वर्कर्स के लिए सस्ते में रहने का इंतज़ाम होना चाहिए। और जैसे कि ऊपर हमने कहा कि सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत इन वर्कर्स के लिए पक्के घर बनाने का फैसला किया है और इनमें रीज़नेबल किराया देके वो रह सकते हैं। माइग्रेशन का मुख्य कारण है असमान विकास। जाहिर है कि कभी कभी संसाधनों की कमी के कारण क्षेत्र का विकास संभव नहीं है, लेकिन ऐसे स्टेट्स जिसमें रिसोर्सेस होने के बावजूद विकास नहीं हो रहा, उधर स्पेशल अटेंशन देने की ज़रूरत है। और जो भी ये प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, उसको इंश्योर करना चाहिए कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो और एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ज़्यादा लोगों को ना जाना पड़े। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो, जो हमने माइग्रेंट्स के इश्यूज़ के बारे में बनाया कि लॉकडाउन होने की वजह से किन किन समस्याओं का सामना उन्हें करना पड़ा और कौन से ऐसे डिसीजंस थे जो गवर्नमेंट ने लिए हैं और अच्छी तरह से लिए जा सकते थे। तो हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।